हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? पीपीटी वगैरह, वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है? आई एम ऑडिबल? सब ठीक है ना? पीपीटी वगैरह सब ठीक है? एक बार कंफर्म कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट इट। आई एम आशीषिका गुप्ता एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ पेपर 2 इकोनॉमिक्स। हमारी यूनिट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर मनी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट इट अबाउट फिल फॉर्म ऐप। ये फिल फॉर्म ऐप का टेलीग्राम ग्रुप है, देन ये व्हाट्सएप ग्रुप है, देन ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है। सो आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो किसी से भी रिलेटेड, हमारी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, यूजीसी नेट के फॉर्म से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, कुछ भी आपको कोई न्यू ऑफर आ रहा है, कुछ भी, तो आपको कहाँ मिलेगा? ओनली फिल फॉर्म ऐप के चैनल्स पे। सो आपको जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है? एंड हमारा ये पेपर फर्स्ट एंड 6 मंथ का क्या प्राइस है, पेपर सेकंड के 12 मंथ का क्या प्राइस है, एंड अगर दोनों पेपर का आप 6 मंथ का लेते हैं तो क्या प्राइस है, एंड दोनों पेपर का आप 12 मंथ का लेते हैं तो उसका क्या प्राइस है। बहुत ही कम है। सो आप देख सकते हैं। ज्वाइन नाउ, डोंट मिस दिस चांस। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के नोट्स, PYQ विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? हमारे फिल फॉर्म ऐप पे, जो कि क्विज़ेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? हमारे फिल फॉर्म ऐप पे। आप देखिए ना, एक प्लेटफॉर्म पे आपको दोनों पेपर मिल रहे हैं, वो भी कितने इजीली मिल रहे हैं आपको। नोट्स मिल रहा है, नोट्स तो आपको पता है डे बाय डे मिलता है। PYQs विद आंसर आप देख पा रहे हैं, 100+ मॉक टेस्ट आप देख पा रहे हैं, क्विज़ेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? हमारे फिल फॉर्म ऐप पे। ओके, सो अगर आपको यूज करते हैं कोड आशी10, गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पे। सो हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स। नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है? सो नोट्स को ऐसे डाउनलोड करना है कि आप जैसे प्ले स्टोर पे जाते हैं, फिल फॉर्म ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जैसे आप अनदर ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करिए उन सब चीज़ों को, ठीक है? फिर क्या होगा? फिर आपके सामने सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दिए गए इस नंबर पे आप कंफर्मेशन कर सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो आप समझ रहे होंगे, आपको पता है बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं हासिल हो सकता, हमें खुद को खर्च करना ही पड़ेगा। सो देख लीजिए आप, 10% ऑफ RCS 10 आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 10% स्पेशल ऑफर मिलेगा मेरे इस ऑफर को लगाने से, ठीक है? एंड चल स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए, जब रास्तों पे चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हैं। समझे इसका मतलब? इसका मतलब यही है, अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपको ख्याल ही नहीं आ रहा है कि रास्ते में मैं किस किस मतलब किस मुकाम पे चल रही हूँ, कहाँ चल रही हूँ, कोई ख्याल ही नहीं आ रहा है आपको, तो समझ लेना आप सही रास्ते पे हैं। जैसे आप चलते जा रहे हैं, आपको इतना आप मग्न हो अपनी लगन में, इतनी मेहनत में आप लगन हो उस काम को करने में कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा मैं कहाँ पे हूँ कहाँ नहीं हूँ, तो फिर समझ रहे हो वो एक आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। समझ रहे हो? जब रास्ते पे चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना आप सही रास्ते पर हैं। ओके, एंड गुड इवनिंग टू ऑल, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं?
कल आपका मैंने अभी सेंड किया है ग्रुप में मैसेज, आप लोगों ने देख लिया होगा। कल हमारी गूगल मीटिंग है 10 AM, पता है ना आपको। सुबह 10 बजे हमारी गूगल मीटिंग है, आप सबको आना है। कहाँ हो सब? रिप्लाई दो फटाफट, फिर डिमांड फॉर मनी स्टार्ट करेंगे। और अगर मुझे कल कोई क्लास लेनी होगी तो मैं उसका अपडेट आपको कल ही डाल दूंगी, ठीक है? ठीक है कीर्ति, हाँ जी बच्चा, गूगल मीट डाउनलोड करना होगा। विदाउट गूगल मीट कैसे आप मीटिंग अटेंड करोगे, है ना बच्चा? डाउनलोड कर लेना अभी रात में, आफ्टर क्लास कर लेना, ठीक है? समझ रहे हो? गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, कल 10 बजे मिलेंगे हम सब लोग गूगल मीट पे, सबको आना है, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी। मनी के लिए, मनी के लिए क्या डिमांड है? अर्थशास्त्र की भाषा में, किसी इकोनॉमी की भाषा में जो मुद्रा की मांग होती है, डिमांड फॉर मनी होती है, वो क्या होती है? जिसे लोग अपने पास तरल रूप में रखना चाहते हैं, मतलब लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं। मुद्रा की जो मांग होती है उसका प्रयोग हम किसमें करते हैं? विनिमय कार्य करने हेतु करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज के पर्पज से करते हैं कि हम एक्सचेंज करेंगे, ये लेंगे तो इसके बदले ये देंगे। अतः मुद्रा की मांग को व्युत्पन्न मांग भी कहा जाता है, मतलब डिराइव्ड मांग भी आपसे कहते हैं। इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, in the language of economics, the demand for money is the amount of money that people want to keep with them in liquid form. The demand for money is used for exchange purposes. So the demand for money is called derived मांग। समझ में आ गए? इंग्लिश में जो आप कहें, अर्थशास्त्र की भाषा में कहें, जो डिमांड फॉर मनी होता है वो मनी दैट पीपल वांट टू कीप दैट, अपने साथ रखना चाहते हैं लिक्विड फॉर्म में। और जो डिमांड फॉर मनी यूज होती है एक्सचेंज पर्पज से। क्यों होती है? एक्सचेंज करने के पर्पज। सो द डिमांड फॉर मनी इज कॉल्ड, क्या कह सकते हैं अब से? डिमांड फॉर मनी को भी क्या कह सकते हैं आप? डिराइव्ड मनी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिराइव्ड मनी भी कह सकते हैं। सो इंग्लिश में देख लो, एक्चुअली वी फुलफिल वेरियस नीड्स थ्रू मनी। हम मनी के द्वारा क्या करते हैं? अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। हैंस वी डिमांड मनी, जो डिमांड की मनी है। यू ऑल नो दैट द डिमांड फॉर मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ, किसके लिए? ट्रांजेक्शन के लिए। अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है तो उसके लिए क्या है? बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? अगर आप जानते हो कि सौदा करोगे तो उसके लिए संचालन करना भी एक बहुत ज्यादा अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दरअसल मुद्रा द्वारा हम विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है? आपको पता है मुद्रा के द्वारा हम अपनी क्या करते हैं? नीड को फुलफिल करते हैं। इसलिए जो मुद्रा की मांग करते हैं ना हम लोग, मतलब ये मुद्रा की मांग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मुद्रा की मांग सौदों के संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है? अत्यंत आवश्यक है। साधारण तौर पर देखें तो सौदों या वस्तुओं का मूल्य ही तय करता है कि मुद्रा की मांग कितनी होगी। समझ रहे हो? साधारण तौर पर आप देख सकते हैं सौदे या वस्तुओं का मूल्य ही क्या करता है? तय करता है कि मुद्रा की मांग कितनी होगी। अर्थात लोग अपने पास कितना द्रव्य रखेंगे, मतलब समझ रहे हो? लोग अपने पास क्या रखेंगे? सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ डील्स और गुड्स ओनली डिसाइड करता है कि हाउ मच मनी विल बी डिमांडेड। गुड्स पे क्या करता है? डिमांड पे उसके लिए क्या करता है? उस पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ मच मनी पीपल विल कीप विद देम विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ डील्स दैट हैपन। समझ रहे हो? क्या होता है कि मुद्रा, मतलब समझ लो आप साधारण तौर पर ये देख सकते हैं, जब सौदा और वस्तुओं का मूल्य आप तय करते हैं तो उससे मुद्रा की मांग कितनी होगी ये भी डिपेंड करेगा, ठीक है? अगर मान लो आप अपने पास पैसे रखते हैं तो क्या होगा? इसे होने वाले सौदों की मात्रा पर भी निर्भर करेगा, डील्स पे। तो और सौदे तभी होंगे जब क्या होगा? लोगों की आय में वृद्धि होगी। समझ रहे हो? देयर विल बी
मोर डील्स मतलब डील्स ज्यादा होंगी, जब मेरी इनकम क्या होगी, बढ़ेगी। तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अर्थात अन्य शब्दों में कहें तो मुद्रा की मांग आय पर निर्भर करती है। समझ में आ गया, किस पे करती है, डिमांड फॉर मनी इनकम पे डिपेंड है। ठीक है, समझ रहे हो आप, जो हमारी डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी है, उसको रियल इनकम, रियल इनकम हमारी वो हो जाती है। ठीक है, डिमांड फॉर मनी रियल इनकम एक तरीके से हो जाती है, जो आप क्या करते हैं, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी होती है। ठीक है, और क्या देखते हैं आप इसके अंदर, आय में जब बढ़ते सौदे बढ़ेंगे, मान लो जब ट्रांजेक्शन आप करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, क्यों होगा, जब आपकी जिसका ना आपकी मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी, मतलब इनकम में आपका बढ़ोतरी होगी, तो बचत में भी क्या होगी, फिर आपको पता ही है हमारी क्या होगी। ठीक है, क्या होगी, अगर जैसे मान लो इसके अंदर क्या बताया हुआ है, दैट इज अदर वर्ड्स डिमांड फॉर मनी डिपेंड ऑन इनकम। किस पे डिपेंड है, इनकम पे डिपेंड है मेरी डिमांड फॉर मनी, इनकम पे डिपेंड है। ठीक है, अब मान लो मेरी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, उससे क्या होगा, मुद्रा की मांग में भी वृद्धि होगी, है ना, और बचत में भी वृद्धि होगी, मेरी सेविंग में भी वृद्धि हो जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं हम, डिमांड फॉर मनी हमारी रियल इनकम मतलब पे डिपेंड है। ठीक है, अगर हमारी इनकम बढ़ी हुई है, इंक्रीज है, तो मेरी सेविंग भी तो बढ़ेगी, मैं सेविंग भी बढ़ाऊंगी अपनी, है ना। सो आप देखो, व्हेन द इनकम डिक्रीज होती है, अगर मान लो मेरी इनकम डिक्रीज होती है, तो द ट्रांजेक्शन विल डिक्रीज, क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन सौदा क्या हो जाएगा, घटेगा, और ड्यू टू विच द डिमांड फॉर मनी विल डिक्रीज हो जाएगी, एंड देयर विल बी ऑल्सो डिक्रीज इन सेविंग। समझ गए, अगर मेरी डिमांड फॉर मनी यहाँ पे बढ़ने का देखा था हमने ऊपर, यहाँ क्या देखा था हमने, यहाँ क्या देखा था हमने, बढ़ने का देखा था, यहाँ क्या देखा हमने, घटने का। अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो ट्रांजेक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डिमांड फॉर मनी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी ना, और क्या होगा, देयर विल आल्सो बी डिक्रीज इन सेविंग, क्या हो जाएगी मेरी, गिर जाएगी। जब मेरे पास इनकम ही ज्यादा नहीं होगी तो मैं कैसे सब कुछ चलाऊंगी, मुझे कंजप्शन भी तो करना है ना, कंजप्शन भी तो करना है मुझे। समझ रहे हो, डिमांड फॉर मनी एक्चुअली में है क्या, जब आपकी इनकम रियल इनकम बड़ी होगी तो पता है आपको सब में पॉजिटिव चीजें आ देंगी, और जब डिमांड फॉर मनी घटेगी, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम घटी। समझ रहे हो, इनकम अगर आपकी डिक्रीज हो गई तो ट्रांजेक्शन भी डिक्रीज होगा, फिर उससे क्या हुआ, डिमांड फॉर मनी भी डिक्रीज होगी, और फिर मेरी सेविंग्स भी ऑल्सो बी आ डिक्रीज इन सेविंग्स। ओके, समझ में आ गया, वे आर यू ऑल, सब कहाँ है। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा की जो मांग होती है वो ब्याज की दर पर भी निर्भर करती है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। अगर मान लो बैंकों की ब्याज दर का प्रभाव मुद्रा की मांग पर पड़ता है, मतलब समझ लो डिमांड फॉर मनी ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया, द इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स हैज एन इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर करेंसी। द इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक्स का है, वो क्या है, इफेक्ट डालता है डिमांड फॉर करेंसी में। समझ गए, बैंकों की जो ब्याज दर होती है वो प्रभाव डालती है डिमांड फॉर मनी पे। समझ में आ गया, जब लोगों की आय में वृद्धि होती है, व्हेन पीपल इनकम क्या होती है, इंक्रीज होती है, और अगर मान लो ठीक है वृद्धि हो गई आय में, लोगों की आय में, तब लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा क्या करते हैं, नगद रूप में रखने की बजाय बैंकों में रख देते हैं। क्या करते हैं, वो सोचते हैं बैंकों में हम अपना पैसा रखेंगे तो सेव होगा, जिस पर उन्हें क्या होता है, ब्याज मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और नकद रूप में अगर मुद्रा की मांग करते हैं, ब्याज की दर पर निर्भर कर जाती है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास नगद मुद्रा है तो आप क्या करेंगे, उसको क्या रखे रखे लिक्विड फॉर्म में ऐसे ही होगा, और जब मैं बैंक में रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, है ना। समझ रहे हो, क्या होता है, अगर मेरे पास पैसा रखा है तो मुद्रा की मांग इस पे भी डिपेंड है कि ब्याज दर पर निर्भर करता है, मतलब ब्याज की दर मुझे कितनी मिल रही है, इस पे भी मैं देखकर क्या करूंगी, बैंक में पैसा जमा करूंगी। जब ब्याज की दर बढ़ती है,
जब ब्याज की दर क्या हो गई, बढ़ गई, तब मुद्रा की मांग गिर जाती है। समझ गए? जब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, बढ़ती है, तो मुद्रा की मांग क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ब्याज दर घटती है तो मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। समझ रहे हो? ये क्या करता है, देखो इंग्लिश में देखो, व्हेन पीपल, जब इनकम इंक्रीज होती है तो पीपल प्रेफर टू कीप अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम इन बैंक। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो क्या करना चाहते हैं कि उनका जो लार्ज पार्ट है इनकम का, ज्यादा पार्ट है, वो क्या करते हैं, कैश रखने की बजाय वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है? क्यों? वो फिर उन्हें क्या मिलता है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है? और द डिमांड फॉर मनी इन कैश डिपेंड्स किस पे करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब मान लो व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी, फॉर मनी फॉल्स हो जाएगी। और अगर मान लो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया तो डिमांड फॉर मनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिमांड फॉर मनी, ये रहा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज, द डिमांड फॉर मनी इंक्रीज। और जब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो मेरी क्या होगी, डिमांड फॉर मनी गिर जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है, देख लिया, समझ में आ रहा है? मांग क्यों गिरती है, मांग कहाँ गिर रही है बच्चा, डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मुद्रा की मांग, ये पूछ रहे हो। ऐसे बच्चा अगर उसके अंदर देखो, उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे ज्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, मुद्रा की जो मांग होगी वो कम हो जाएगी ना। मुद्रा की मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो वहां पे डिपॉजिट होगी, हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना। और अगर मान लो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम मिल रहा है मुझे, तो क्या होगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगी। क्योंकि जब मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज है जो मेरा, अगर वो बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, अपना पैसा ज्यादातर बैंक में दूंगी, दूंगी या नहीं दूंगी। तो क्या करूंगी मैं, डिमांड फॉर मनी, मुद्रा की मांग नहीं होगी ज्यादा, कम हो जाएगी। क्योंकि क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। समझ गए? ये है यहाँ पे फैक्ट। बस ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो डिमांड फॉर मनी गिर जाती है। ये बोल रही हूँ मैं बार बार, यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? मुद्रा की मांग और अर्थ परिभाषा क्या होती है? ठीक है, मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, फिशर बताता है इक्वेशन में कि चेंज इंक्लूड ट्रेड ट्रांजैक्शन एंड द प्राइस ऑफ द डिमांड फॉर मनी। मतलब फिशर के विनियम समीकरण में मुद्रा की मांग में व्यापारिक जो सौदा होता है ना मुद्रा में, मतलब डिमांड फॉर मनी में जो एक सौदे होते हैं, वो कीमत स्तर को भी उसमें शामिल करते हैं कि उसमें कीमत कितनी दी जाएगी। और अगर आप सौदे करते हैं तो उससे एक वर्ष के अंदर बाजार में जो आप बिक्री के लिए कर लेते हैं वस्तु सेवाओं में, कितना कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, कितनी मात्रा में कर रहे हो, ये भी डिपेंड करता है। फिशर बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, ये फिशर। फिशर बता रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड, ट्रेड क्या करता है, ट्रेड ट्रांजेक्शन एंड द प्राइस लेवल इन द डिमांड फॉर मनी। समझ में, कीमत स्तर को शामिल किया जाता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होती है वो टोटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो कमिंग सेल्स इन द मार्केट, इन आने वाली जो सभी सेवाएं वस्तुओं की कुल मात्रा से होता है। अगर मान लो जो आप बिजनेस करोगे तो इसमें ये भी तो देखोगे कि एक वर्ष में बाजार में की जाने वाली जो हमारी बिक्री है वो किस पर निर्भर कर रही है, वस्तुओं सेवाओं पे तो निर्भर कर रही है। ये किसने बोला है, फिशर ने। किसने बोला है, फिशर। कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री के अनुसार, कैम्ब्रिज के जो अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार मुद्रा की मांग का अर्थ नगद शेष मांग से लगाया जाता है। समझ में आ गया? जो कैम्ब्रिज के अर्थशास्त्री हैं उनके अनुसार क्या बता रहे हैं, जो मुद्रा की मांग का जो अर्थ है वो नगद शेष में लगाया जाता है। कैसे? आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट, द डिमांड फॉर मनी इज मेजर्ड बाय द डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस।
इसमें देखा जाता है कैश बैलेंसेस में। अकॉर्डिंग टू देम द डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस ऑफ द पीपल। मतलब इसके अनुसार मुद्रा की मांग जो लोग तरलता मतलब लिक्विड फॉर्म में मैंने बताया कैश होता है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर मान लो वेंदा नकद शेष के रूप में मुद्रा की मांग बढ़ने पर मुद्रा का प्रचलन कम हो जाता है तो इनमें विपरीत संबंध पाया जाता है। क्यों? क्योंकि when the demand for money in the cash form of balance increase करेगा तो velocity of circulation of money decrease करेगी और inverse relationship हो जाएगा इसमें पाया जाता है। देख रहे हो इसमें क्या पाया जा रहा है? inverse relationship। अगर वो चाह रहा है कि मेरे पास नगद रूप में पैसा है मुद्रा की मांग बढ़ने पर, ठीक है, मुद्रा की मांग बढ़ गई उसमें नगद शेष में उसके पास पैसा है तो क्या करेगा वो, उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उसका जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इन दोनों में क्या जाता है एक तरीके से एक इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाता है, पाया गया है इसके अंदर। आप कह सकते हैं जैसे आप देख लो सौदा उद्देश्य के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग देख लो किस किस पर है, आय पर निर्भर करती है। जैसे कुल मांग क्या सौदा दूरदर्शिता सट्टा उद्देश्य को शामिल किया जाता है, समझ गए। द डिमांड फॉर मनी में किस में ट्रांजेक्शन के पर्पज से करा जाता है, इनकम पे, जो कि बार्गेन फॉर साइड स्पेकुलेटिव पर्पस आर इंक्लूडेड अंडर एग्रीगेट डिमांड। किस में करा जाता है, कुल मांग के अंदर। आप किन सौदों को देखते हो, इन सबको देखते हो। समझ में आया? आप लोग भी पानी वगैरह पी लीजिए क्योंकि गर्मी वैसे भी बहुत जरूरी है पानी पीना, ठीक है। सो इसके आगे देख लीजिए कीन्स के अनुसार। अब हम देखेंगे कीन्स के अनुसार क्या बताया गया। कीन्स के अनुसार कीन्स के मुद्रा की मांग को क्या कहा जाता है, ठीक है, किसको, मांग को तरलता पसंदीदा कहा गया। जैसे कि मैं बताती हूँ इंग्लिश में, कीन्स हैज कॉल्ड द डिमांड फॉर मनी एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कीन्स की जो मुद्रा की मांग है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डिमांड फॉर मनी एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। कीन्स के अनुसार क्या बता सकते हैं, मुद्रा की जो मांग का अभिप्राय है मुद्रा की राशि से होता है। किससे होता है, कीन्स के मुद्रा की मांग का जो अभिप्राय है वो मुद्रा की राशि उस राशि से है जो लोग अपने पास तरल अर्थात नगद रूप में रखना पसंद करते हैं। समझ रहे हो, मुद्रा की किस मांग से है, जो लोग अपने पास तरल जो नगद रूप में रखते हैं ना उसको कहता है। कीन्स के अनुसार लोग मुद्रा को नगद या तरल रूप में रखने की मांग तीन उद्देश्य से करते हैं। मतलब बता रहे हो इसके अंदर तीन उद्देश्य, कीन्स बता रहा है तीन उद्देश्य से करते हैं। क्यों, अब वो आप आगे पढ़ेंगे है ना। क्या बोल रहे हो कीर्ति बेटा, मैंने अगर फॉर्मूलाज अभी नहीं लिखवाए हैं तो फिर वो अलग है। वो कीन्स का वो आप देखोगे फॉर्मूलाज अभी आगे आप पढ़ोगे टॉबिन्स वगैरह की इसी में थ्योरी उसमें आएगा, अभी तो इसमें नहीं है तो फिर इसमें कोई अभी नीड नहीं है। फॉर्मूले में एक दिन आपको अलग से लिखवा दूंगी सबके, ठीक है, ऐसा करूंगी जैसे वन लाइनर करवाए थे ना ऐसे सबके फॉर्मूलाज भी एक दिन करवा दूंगी, ठीक है। अब इसके अंदर देख लो आपको क्या बताया जाता है अकॉर्डिंग टू कीन्स। देखो कीन्स हैज कॉल्ड अ डिमांड फॉर मनी एज लिक्विडिटी preference. According to Keynes, demand for money refer to the amount of money that people want to keep with them in liquid form. According to Keynes, people demand to hold money in cash or liquid. किसमें थ्री पर्पसेस में बताया हुआ है। अब देखो मुद्रा की मांग के उद्देश्य क्या है, डिमांड फॉर मनी के उद्देश्य क्या है। मुद्रा की मांग का उद्देश्य, मुद्रा की मांग में होने वाले कुछ विशिष्ट कारण होते हैं, समझ रहे हो, उसके उद्देश्य क्या है। मतलब सौदा उद्देश्य, ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दैनिक लेन देन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपने पास कुछ नकदी रखनी पड़ती है। एवरीवन हैज टू कैरी सम कैश विद देम फॉर कैरिंग आउट डेली ट्रांजैक्शन के लिए, सो दैट ही कैन मीट हिज
डेली नीड्स विदाउट एनी हैसल, मतलब दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह बिना किसी परेशानी से कर सके। दरअसल एक आय जब निश्चित होती है तो समय अवधि के बाद मिलती है। जब पता है एक्चुअली इनकम इज रिसीव्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, समझ रहे हो। और वेयर एज क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर हैज टू बी डन डे बाय डे, जबकि व्यय दिन प्रतिदिन करना ही पड़ता है। हमें जो सैलरी मिलती है, कुछ भी मिलती है हमें, तो वो क्या होता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मिलती है, और हमें अपना क्या होता है डेली पर्पज का जो लेन देन होता है वो हमें करना ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नकदी राशि जो होती है कैश फॉर्म में होता है अपने पास रखना पसंद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप क्या देखते हैं कि जो इकोनॉमी के अंदर हमारी सारी फुल पॉपुलेशन है वो क्या करती है, फर्म परिवार और फर्म दैनिक खर्चे के लिए जो मुद्रा की मांग करते हैं उसे सौदा उद्देश्य वाली मांग कहा जाता है। समझ रहे हो, परिवार और फर्म दैनिक खर्चे के लिए जो मुद्रा की मांग करते हैं उसे सौदा उद्देश्य, जैसे कि द डिमांड फॉर मनी फॉर डेली एक्सपेंसिव। अगर आप डेली एक्सपेंसिव यूज कर रहे हो, डेली खर्चे के लिए कर रहे हो, तो बाय इंडिविजुअल, ठीक है, सभी मतलब परिवार के इंडिविजुअल, तो क्या करते हैं हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स वगैरह होती हैं, वो इकोनॉमी के अंदर क्या कहा जाता है, इन डिमांड फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस, सौदा उद्देश्य वाली मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौदा उद्देश्य वाली मांग। समझ रहे हो, क्या कहा जाता है उसे, सौदा उद्देश्य वाली मांग। समझ आ रहा है। सो दूरदर्शिता का उद्देश्य क्या होता है, एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, मतलब ये हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुद्रा की निश्चित मात्रा नकदी के रूप में रखना चाहता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, मतलब लाइक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इलनेस हो गया, एनी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया, एक्सेट्रा। समझ रहे हो आप इस चीज से क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा की एक निश्चित मात्रा को क्या करना चाहता है, अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहता है। क्यों, क्योंकि मान लो अगर उसके भविष्य में कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, जैसे बकारी, जैसे जो कुछ भी कह लो आप, मान लो बेरोजगार हो जाता है, या उसको कोई बीमारी हो जाती है, या अप्रत्याशित दुर्घटना होती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, स्वयं को बचाव कर सकता है। समझ रहे हो, क्या कर सकता है, बचाव कर सकता है। तो इसके अलावा क्या होता है, भविष्य में अनेक सामाजिक रीति रिवाजों को क्या करता है, वो पूरा करने के लिए भी रखता है। मतलब हमारे यहाँ देख रहे हो ना, हमारे में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस इज इन ऑर्डर टू फुलफिल मैनी सोशल कस्टम्स इन फ्यूचर, द पर्सन आल्सो वांट टू कीप द अमाउंट ऑफ कैश करेंसी विद हिम, भाई वो नगद मुद्रा की मात्रा अपने पास रखना चाहता है। उसका रीजन ये है कि जो रीति रिवाज को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो अपने पास नगद मुद्रा रखता है। भाई उसके बाद रीति रिवाज है उनको वो पूरा करेगा, तो उसके लिए उसको पास लिक्विड फॉर्म में पैसा रखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप जाकर क्या करें, बैंक पे जाके पहले निकालें, लाइन लगाएं, ये सब नहीं कर सकते आप। ठीक है, और फिर आपके पास क्या होता है, इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि कभी आपको कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो क्या होता है उसमें आप किसी के सहारे की जरूरत नहीं देखेंगे, उस टाइम ये देखेंगे मेरे पास है, तो मैं उसको यूज करूँ। आप उस समय किसी को परेशानी में तुरंत कॉल नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई दूरदर्शिता उद्देश्य क्या होता है, दूरदर्शिता उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य क्या होता है, स्पेकुलेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मोस्टली अ पर्सन wants to keep money with him in cash, क्या चाहते हैं व्यक्ति अपने पास नगद रूप में पैसा रखना चाहता है, इसलिए भी रखना चाहता है कि भविष्य में ब्याज दर, बॉन्ड अथवा पृथ्वी मतलब किसी की कीमत में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके। समझ रहे हो, मतलब क्या होता है इसके अंदर, वो देखना चाहता है कि विद हिम इन कैश फ्रॉम सो दैट ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड और सिक्योरिटीज प्राइसेस, द अमाउंट ऑफ कैश, जो अमाउंट ऑफ कैश होता है मनी टू कैप स्पेकुलेटिव पर्पस डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग होती है वो क्या होता है, ब्याज दर का एक हर्षमान फलन होता है। समझ गए, मतलब इसमें बताया हुआ है कि मोस्टली अ पर्सन वांट्स टू कीप मनी विद हिम इन कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं, बट दैट ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस के लिए इन इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड, समझ रहे, इसमें चेंजेस होता है उसके लिए। भविष्य में मान लो बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक है, और ऐसी संभावना होती है कि लोग अधिक बॉन्ड खरीदेंगे फ्यूचर में, तो कीमत बढ़ने पर उन्हें बेचकर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। जैसे मान लो किसी ने एक बॉन्ड, क्या बॉन्ड मतलब होता है हमारे पास, जो हमारे पास कागज वगैरह होते हैं किसी चीज के, जैसे हमारे पास बॉन्ड फॉर्म में रखते हैं, जमीन है मैंने बॉन्ड फॉर्म में बना के रख लिया इसको, है ना, बॉन्ड्स वगैरह यही होते हैं, है ना हमारे।
और क्या कहते हैं, इन्हीं सब से रिलेटेड हमारे जो कागजात वगैरह होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं हमारे, और अपने जो ऑफिस में शेयरिंग्स वगैरह होते हैं, शेयर्स वगैरह देखते हो ना, शेयर बॉन्ड्स वगैरह मार्केट में सुना है ना, शेयर्स वगैरह क्या होते हैं, वही होता है। ठीक है, तो आप भविष्य में क्या करते हैं, उनकी कीमतों को बढ़ने पर उन्हें बेच सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, उन्हें अच्छा कमा सकते हो। तो इसीलिए सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत रखी गई नगद मुद्रा की मात्रा में भी कमी होती है। क्या होती है, उसमें भी कमी हो जाती है। अब आप इसकी विपरीत भी देखेंगे कि भविष्य में बॉन्ड की कीमतों में कमी भी आएगी, तो क्या होगा, ब्याज दर में भी वृद्धि की संभावना, क्यों, हमारा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है ना, है ना। तो सट्टा उद्देश्य जो आप देखते हैं, उसके रूप में क्या देखते हैं, ये देखो इधर, ये सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत नकद रूप में मुद्रा मुद्रा की अधिक मात्रा रखी जाती है। समझ रहे हो। और फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ये, इस प्रकार ब्याज की जो दर जितनी ऊंची होगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही कम होगी। समझ रहे हो। तथा ब्याज की दर जितनी कम होगी, ब्याज की दर जितनी कम होगी, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग उतनी ही अधिक हो जाएगी। समझ रहे हो। इसका पॉइंट मैंने पीछे बताया क्यों हो जाएगी, पता है ना क्यों हो जाएगी। इस तरह यदि देखा जाए तो सट्टा उद्देश्य के अंतर्गत रखी गई मुद्रा निष्क्रिय पड़ी रहती है। हाँ, ब्याज दर बढ़ेगा तो मुद्रा की मांग कम होगी, यस। तो क्या होगा, सट्टा उद्देश्य के जो मुद्रा की निष्क्रिय पड़ी रहती है, इसलिए इस मुद्रा को निष्क्रिय आइडल मनी भी कहा जाता है। याद रख लेना, इस मुद्रा को भी अगेन क्या कहा जाता है। ठीक है, हाँ, इसका ये उल्टा हो जाएगा। मुद्रा का परिणाम क्या होता है, सिद्धांत जो देखा गया है 20वीं शताब्दी के द्वारा बता रहे हैं ये लोग, इन द 20th सेंचुरी द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज एक्सप्लेन इकोनॉमिस्ट लाइक एनरिक फिशर, मार्शल, पीगू, रॉबस्टन आदि। क्या बता रहे हैं, 20वीं शताब्दी में मुद्रा के जो परिणाम के सिद्धांत किसने व्याख्या करी है, फिशर ने, मार्शल ने, पिगू ने, रॉबर्टसन ने, इन सब अर्थशास्त्रियों ने करी है। तो मुद्रा की जो आधुनिक, मतलब जो आप देख रहे हो अभी मॉडर्न में, आधुनिक परिणाम सिद्धांत की व्याख्या मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है, मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा की गई है। ठीक है, द मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाज एक्सप्लेन्ड बाय मिल्टन फ्रीडमैन। अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी फॉर्म ऑफ मनी, मुद्रा के परिमाण के अनुसार क्या देखा जाएगा कि मुद्रा की पूर्ति तथा मुद्रा के मूल्यों में विपरीत संबंध है। क्या देखा गया है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ मनी में कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड मनी वैल्यू, एंड देयर इज अ direct relationship between money supply and price level. Okay, according to the quantity of money, क्या बताया गया है, जो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाएगा मनी सप्लाई और मनी वैल्यू के अंदर, और ये डायरेक्ट देयर इज अ डायरेक्ट और डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है किसमें, मनी और सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में, कि अगर प्राइस लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अगर मेरा प्राइस लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। समझ गए। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का समीकरण, मतलब इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, ये रहा, ये मुद्रा के परिणाम को आप क्या कह सकते हैं, दो भागों में बांटे गए, फिशर में और कैम्ब्रिज में, इन दोनों में हम पढ़ेंगे। फिशर ने क्या बताया है कि अपने नकद व्यवसाय को वो प्रतिपादन सन 1911 में किया था, और पुस्तक क्या थी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। मतलब आप क्या कर सकते हो, आपके परचेजिंग पावर है, मतलब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं इस चीज को खरीद सकती हूँ, तो ये परचेजिंग पावर हो जाती। क्या होती है, परचेजिंग पावर, मतलब खरीदने की जो पावर होती है। फिशर के अनुसार देखा जाए तो जो व्यापार की मात्रा होती है वो स्थिर रहने की पूर्ति के लिए क्या होती है, उसमें क्या देखा जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। क्यों, क्योंकि फिशर के अनुसार कीमत स्तर का निर्धारण वहां होता है जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। जहां कहाँ होती है, फिशर के अनुसार क्या बताया अगेन, जहां मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, मुद्रा की मांग बराबर मुद्रा की पूर्ति।
समझ गए? फिशर के अनुसार कीमत स्तर का निर्धारण कहाँ होता है, मतलब कीमत स्तर का निर्धारण कहाँ होता है? ठीक है, तो टी क्या है हमारा, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा जो मुद्रा के द्वारा खरीदी जाएगी। समझ रहे हो? टी क्या है, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा है जो मुद्रा के द्वारा खरीदी जाएगी। एम क्या है, करेंसी की मात्रा है। क्या है हमारी एम, करेंसी की मात्रा। M1 क्या है, शाक मुद्रा की मात्रा, मुद्रा का चलन वेग और शाक मुद्रा का चलन, ये तीनों का बताया गया है। करेंसी की मात्रा है, शाक मुद्रा की मात्रा है, समझे? M1 नोट और सिक्के, शाक मुद्रा की चलन किस पे डिपेंड करता है, एक वर्ष में कितनी वस्तुओं को सेवाओं को खरीदा जाता है। तो चलन गति क्या है, कुल राशि है, ये सब याद कर लेना, ये फॉर्मूला है। ठीक है, नगद शेष समीकरण ये क्या है, जो इम्पोर्टेंट है देखो वो अच्छे से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बाकी देख लेना आप लोग, पढ़ा तो सारा ही दिया है मैंने। ठीक है, नगद शेष समीकरण में क्या होता है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो अर्थशास्त्री से क्या होता है, उसमें रिलेशन है क्या, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, केन्स आदि को शामिल किया है इन्होंने। जो कैम्ब्रिज का सिद्धांत है उसमें मुद्रा की मांग को अधिक क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। समझ रहे हो, डिमांड फॉर मनी को अधिक महत्व दिया। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के मूल्य पर मुद्रा की मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है, मतलब मुद्रा की जो मूल्य है ना उस पर मुद्रा की मांग पर बहुत प्रभाव है। मतलब जो मूल्य होगा उस पर उसी की तो मांग पर डिपेंड करेगा। अगर मूल्य ज्यादा होगा तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर मूल्य कम होगा तो क्या हो जाएगी, मांग ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति तो स्थिर रहती है। तो इस सिद्धांत को हम मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? इस सिद्धांत को आप क्या कह सकते हैं, हम मुद्रा की मांग का सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले मुद्रा की मांग और पूर्ति को समझना बहुत जरूरी होता है। मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की पूर्ति में नोट, सिक्के तथा मांग जमा शामिल करते हैं। कैसे, कैम्ब्रिज बता रहे हैं मुद्रा की पूर्ति, और मुद्रा की पूर्ति का संबंध समय उसके बिंदु से होता है। समझे? इसके अंदर देखो, समीकरण में मुद्रा की पूर्ति में नोट, सिक्के, मांग जमा को शामिल करते हैं, और मुद्रा की पूर्ति का संबंध किससे, समय के बिंदु से होता है, किस समय में कैसा हो रहा है। समझ रहे हो? और मुद्रा की मांग नगद समीकरण के अनुसार मुद्रा का संचय करती है। फिशर ने जैसे बताया था कि मुद्रा के विनिमय कार्य का ही पर प्रकाश डालता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना समझ लो बस। विभिन्न नकद राशि, अभी इसके अंदर जैसे टॉपिक का पढ़ेंगे, आगे फिशर का पढ़ेंगे, सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे ना हम लोग, कल पढ़ेंगे, तो क्या होगा फिर आप समझ जाओगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्शल का समीकरण है, पिगू का है, रॉबर्टसन का है और केन्स का है। क्या है, इन सबका समीकरण है। ठीक है, मार्शल का समीकरण क्या बताता है कि P इक्वल टू एम अपॉन में KT, ये क्या है, प्रत्येक मुद्रा की मात्रा जो होती है कीमत स्तर के बीच समानुपाती क्या करती है, समानुपाती संबंध स्थापित करती है। समझ गए, स्टैब्लिश करती है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ ईच करेंसी एंड द प्राइस लेवल। किस पे, मार्शल, ये याद कर लेना। ठीक है, अभी आ गया रॉबर्टसन का, किसका आ गया, रॉबर्टसन का समीकरण क्या है। रॉबर्टसन का समीकरण बताता है पिगू के समीकरण से मिलता जुलता है। समझ गए, दोनों के समीकरणों में केवल इतना अंतर है कि पिगू के कुल वास्तविक संसाधन आर के स्थान पर रॉबर्टसन ने वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल सौदों का परिणाम टी लिया है। रॉबर्टसन का समीकरण है M इक्वल टू पी के टी, M इक्वल टू एम के टी। ठीक है, मुद्रा की कुल मात्रा और वस्तुओं सेवाओं की कुल राशि। समझ गए, रॉबर्टसन का क्या होता है इक्वेशन, सिमिलर होता है टू पिगू इक्वेशन। रॉबर्टसन का जो इक्वेशन होता है वो किसके सिमिलर होता है, पिगू इक्वेशन के। ठीक है, द ओनली क्या डिफरेंस होता है उसमें बिटवीन टू इक्वेशन के बीच में, इज दैट इन प्लेस पिगू टोटल रियल रिसोर्स और रॉबर्टसन टुक करता है किसको, क्वांटिटी ऑफ टोटल ट्रांजेक्शन को। ठीक, किसको बता रहा है, हमारा टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स को एंड सर्विसेज को, और रॉबर्टसन फॉर्मलाइज करता है इसको क्या, इन फॉर्मूला को। देखो M इक्वल टू ये आप याद कर लेना, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी
टोटल अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज। बस ये इन दोनों में से ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया? पिगू की इक्वेशन देख रहे हैं आप। पिगू का समीकरण बताता है पिगू में नकदी शेष सिद्धांत को समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि पी मुद्रा की क्रय संचित अथवा मुद्रा का मूल्य राष्ट्रीय आय का अंश जिसे जितना नकदी के रूप में रखना चाहती है। कौन रखना चाहती है? पी बता रहा है, ठीक है। और आर क्या है? राष्ट्रीय आय का अंश होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय या समाज के समस्त साधन जो रिसोर्सेज होते हैं एम जो वैध मुद्रा होती है और पिगू के अनुसार मुद्रा की जो मांग करी जाती है वो नकदी नहीं बल्कि बैंक में जो नोट होते हैं उस पे भी आती है, ठीक है। और बैंक जो नोटों में या बैंक शेष में मुद्रा की मांग जो रह जाती है वो पिगू ने अपने फॉर्मूला के थ्रू बताया। ये रहा KRL, ये रहा KRL, ये रहा ये जांसी लोगों द्वारा वैध मुद्रा एवं प्रतीक सिक्कों के रूप में वास्तव में रखी गई कुल वास्तविक आय का अनुपात है पर माइनस ही बैंक नोटों तथा बैंक शेषों का अनुपात है और वास्तविक वैध मुद्रा का वह अनुपात है जिसे बैंकर ग्राहक द्वारा आधारित नोटों को देखते हैं। कैसे कि ये देखो, ये इसके अंदर है P इजकल टू इधर P इजकल टू KRM, ठीक है। KR को क्या माना गया? स्थिर मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला होता है उसमें वैध मुद्रा का मांग वक्र प्रदान करता है और मुद्रा की मांग क्या करती है? लोच 1 के बराबर होती है। P इजकल टू कीमत स्तर होती है, समझ गए? मनी क्या होती है? P के बराबर होती है। P को आ गया समझ में? ये इक्वेशन है हमारा where C is the proportion of total real income actually, ठीक है, held by the people in the form of legal tender and token coins। मतलब जो coins वगैरह होते हैं legal tender वगैरह जो डालते हैं ना हम लोग, वो है ये, ठीक है। इसका proportion है, ठीक है। मैम सर ने एक PDF डाला है जिसमें इंस्ट्रक्शन है, उसमें मार्क। अच्छा, मतलब आपने क्या किया है, उसके अंदर मिल नहीं रहे जो सर ने PDF डाली है। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है। मैं सर से पूछ लूंगी, अभी तो मुझे नहीं पता है इस बारे में। सर से वरना पूछ लेना। नहीं मिला? कोई नहीं, सर बता देंगे आपको, ठीक है। वरना कल गूगल मीट पे पूछ लेना, सर मिलेंगे। इज अ प्रोपोर्शन ऑफ बैंक नोट्स पे और बैंक बैलेंसेस पे बताता है। प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल लीडर जो हमारा जो लीगल टेंडर्स है उससे क्या होता है that bankers hold by their customer keep against देखा जाता है नोट्स एंड बैलेंसेस में। अकॉर्डिंग टू पीगू, बच्चा PDF कौन सी जो मैंने MCQs भेजे हैं वो वाली। अकॉर्डिंग टू पीगू क्या बताया है, when K and R are assumed to be constant in the equation P is equal to KR upon में M, ठीक है। देन दिस इक्वेशन गिव्स अ डिमांड बताता है लीगल मनी को। किसको बताता है? लीगल मनी को इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस मींस क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। मनी किसके इक्वल हो जाता है? 1 के। किसमें कीर्ति कौन सी वाली बच्चा, एक बार मुझे डिटेल में बताओ किससे रिलेटेड है वो PDF। अब आप केन्स का देख लीजिए, अपने जो मैक्रो में बताया गया है अर्थशास्त्र के पिता जो है JA, हाँ मॉक टेस्ट तो उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? मॉक टेस्ट में मैंने सबको क्वेश्चंस दिए थे, उसके अलावा क्या है उसके अंदर जो आप कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा? वो मुझे समझ में नहीं आया थी। क्या होता है? J.A. कीन्स के अपने पुस्तक 8 रियलाइज ऑन मनी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में मुद्रा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है।
क्या होता है, मुद्रा के परंपरागत परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के परिणाम में परिवर्तन का कीमतों के साथ सीधा संबंध होता है, परंतु केन्स के मुद्रा सिद्धांत के अनुसार कीमतों तथा मुद्रा के परिमाण में विपरीत संबंध होता है। क्यों? केन्स ने अपने रोजगार के सिद्धांत में अपूर्ण रोजगार संतुलन की बात की है। इसलिए जब पूर्ण रोजगार से पहले मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ जाता है, परंतु पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंचने के बाद कीमत स्तर में उसी अनुपात में बढ़ता है। क्या होता है, कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ता है। केन्स के मुद्रा सिद्धांत का जो हमारा समीकरण है वो क्या बताता है? अच्छा कीर्ति, ये मुझे नहीं पता ना बेटा, मैंने तो क्वेश्चंस दिए थे, उसके अंदर सर ने एडिटिंग करके आप लोगों को भेजा है ना पीडीएफ, तो उसमें क्या है बेटा वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, अभी मैंने देखा नहीं एक्चुअली। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया, जो राष्ट्रीय आय को उत्पादन के साधनों को जो आप भुगतान करते हैं वो किससे आप आकस्मिक लाभ को जोड़ देते हैं। वाई ई इजकल टू क्या हुआ, वो राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ई उत्पादन के साधनों को जो आप भुगतान कर रहे हैं वो है, ठीक है, और क्यों आकस्मिक लाभ जो है आपका वो है कुल उत्पादन को पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोग वस्तुओं का जोड़ बताया गया है। ठीक है, ओ इजकल टू आर प्लस सी ओ, उत्पाद उपभोग वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं। केन्स के मुद्रा सिद्धांत की व्याख्या, केन्स ने अपने मुद्रा के सिद्धांत की व्याख्या दो आधारभूत द्वारा की गई है, जो कि क्या है, ये हमारी क्या है, ये इक्वेशन है। ये क्या है अपने, नेशनल इनकम हो गई, ई हो गई पेमेंट मेक, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्यों फ्रैक्शनल प्रॉफिट होता है, टोटल प्रोडक्शन डिफाइन करता है किसको, कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स, और जीरो ओ इज इक्वल टू आर प्लस सी, ओ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, आर क्या है, कंजप्शन गुड के बारे में बताया गया है। कैपिटल गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ कीन्स थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन करता है हिज थ्योरी ऑफ मनी थ्रू टू बेसिक एलिमेंट्स में, बेसिक एलिमेंट्स में फर्क पड़ता है। ठीक है, बस ये लास्ट रह गया हमारा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, केन्स के अनुसार कीमत स्तर तथा मुद्रा की मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। केन्स के अनुसार देख लिया, कीमत स्तर व मुद्रा की मात्रा में एक विपरीत संबंध है, अपोजिट है। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले जितना मुद्रा की मांग को बढ़ाया जाता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति से पहले जितना मुद्रा की मांग को बढ़ाया जाता है उतना ही उत्पादन बढ़ता है, और पूर्ण रोजगार के बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत उसी अनुपात में बढ़ता है। समझ गए? और केन्स ने ये भी बताया है कि जब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं, मान लो डिमांड फॉर मनी में अगर मैं कोई चेंजेस करती हूँ, परिवर्तन करती हूँ, तो सबसे पहले ब्याज की दर प्रभावित होगी। क्या होगी, बताया अभी पिछले में आप पढ़ चुके हैं, है ना। इसके बाद निवेश, उत्पादन लागत तथा कीमतों प्रभावित होती है, और अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, और मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो ब्याज की दर माइनस ये निवेश में परिवर्तन, आय उत्पादन, रोजगार में परिवर्तन, लागत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन, ये सब पे डिपेंड करता है मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन। ठीक है कीर्ति, आप जो कह रहे हो मैं सर से पूछ के आपको एक बार या देखकर आपको यहाँ पे चैट बॉक्स में भी आफ्टर क्लास जो ग्रुप है हमारा इकोनॉमिक्स का, उसमें मैं आपको मैसेज सेंड कर दूंगी। ठीक है, जब भी मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, आज क्लास में कितने बच्चे हो, कितने बच्चे बोल रहे हैं, सिर्फ कीर्ति बोल रही है, बाकी सब कहाँ हो? मायरा, आप सब कहाँ पे हो? हाँ जी कीर्ति पूछिए बच्चा। जो देख सकते हैं आप इसके अंदर, समझ में आ गया। सबसे पहले ये बस एक डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो कि जो डिमांड फॉर मनी है वो अमाउंट ऑफ क्या है, हाँ की जो PYQs होते हैं वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ पीपल दैट मनी वांट टू कीप देन इन लिक्विड फॉर्म।
किसमें लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं। डिमांड फॉर मनी इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज पर्पसेस। किस लिए होता है डिमांड फॉर मनी? एक्सचेंज करने के पर्पसेस होता है। सो द डिमांड फॉर मनी इज ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड भी बोलते हैं। ये अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्या कह रही हो कीर्ति? कीर्ति 4 ऑप्शन है तो 4 में से कोई एक ऑप्शन ठीक होता है। 4 ऑप्शंस में से एक ठीक होता है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। 2 को एनालाइज कर लोगे ना तो भी आपका आ जाएगा। अगर आप देखो 2 तो बिल्कुल नहीं होंगे, उनको निकाल के रख दो अलग। समझ रहे हो? 2 तो बिल्कुल अलग होंगे। 2 में से आपको लगेगा हाँ ये है ही है, उन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। समझे? समझे बच्चा? बहुत मतलब एक तरीके से आप स्मूथली आंसर्स को निकाल पाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, अगर आप जो कहना चाह रहे हो कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी अगर मैं क्लियर करना, जो आपको प्रिपेयर करना है मैं क्लियर कर देती हूँ, इज बेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं, आप चारों ऑप्शंस को देख के भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे करना है तो ये आपके ऊपर है, ये आपकी स्ट्रेटेजी है। हाँ बट ये अच्छा है, जो आप बता रहे होते ये अच्छा है, अच्छा आइडिया है, ये आप कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन कहीं से आएगा उससे रिलेटेड तो आप आंसर लगा पाओगे इजी। यस, सही बोल रहे हो आप एकदम। आपका आइडिया एकदम परफेक्ट है। ठीक है, ये तो मैं भी करती हूँ बच्चा, तो सभी करते हैं, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स करते हैं। कोई होता होगा एक आधा जो नहीं करता होगा। चारों को एनालाइज करके ही आपको आंसर पता चलता है। हाँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और आपको जो पीवाई क्यूज में जो भी प्रॉब्लम, सॉरी जो आपको एमसीक्यू में बोल रहे हो, जो पीडीएफ है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? सो क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, कल गूगल मीट पे मिलते हैं फिर 10 बजे। ठीक है, सबको आना है। ठीक है, सबको आना है, सुन रहे हो ना? सबको आना है बच्चा। ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को आओगे और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक्स टू एवरीवन। पंकज आप क्लास में थे, आपने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। सुनील आप भी क्लास में थे, मायरा आप भी क्लास में थी। कहाँ रहते हो आप लोग? आप लोगों को कोई क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं क्या? आप लोगों को जेआरएफ नहीं क्लियर करना है? कहाँ होते हो आप लोग? मुझे कहीं नहीं दिखते हो आप लोग। सिर्फ कीर्ति के अलावा मुझे कोई स्टूडेंट नहीं दिखता है। कीर्ति मुझसे जो पूछती है मैं सब बताती हूँ, ऐसा तो नहीं है मैं कुछ नहीं बताती। कीर्ति इज अ विटनेस कि मैम आप हमें सब बताते हो। मैं एट द मोमेंट आपको तुरंत कमेंट का आंसर देती हूँ, चाहे मैं पढ़ा रही होती हूँ। बट मुझे नहीं देना चाहिए पढ़ाते वक्त, पर फिर भी देती हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैम हमारे लिए थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल रही है, जो भी है। मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ। पीडीएफ भी मैं आप लोगों के लिए देख लो बहुत लिमिटेड बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि आप, मुझे पता है 5 मिनट आपके माइंड में जो क्वेश्चन होंगे वो निकल के आएंगे। उससे क्या होगा, आपको पूछने की एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैम ऐसे क्यों होता है, ये क्यों होता है, अच्छा ये क्यों हुआ। तो ये सब नहीं करोगे तो कैसे क्लियर करोगे एग्जाम? कहाँ हो आप लोग अभी? ऐसे सोओगे क्या तो क्या कैसे चलेगा?
हिम्मत से आगे आओ, पूछो, गलत पूछ रहे हो कोई बात नहीं, पूछो, पूछने की कोशिश तो करो। यस कीर्ति, दैट्स वाई मैं पढ़ाती होती हूँ, पता है आपको, पढ़ाते वक्त अगर आप कोई और क्वेश्चन का आंसर देते हो, आपको पता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, क्योंकि जिस फ्लो में आप पढ़ा रहे हो, तब भी मैं आप लोगों को एट द मोमेंट आंसर देती हूँ, एट द मोमेंट, विद इन अ सेकेंड, मैं मिनट भी नहीं लगाती हूँ। तो आप लोग कहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मेहनत पूरी जा रही है, आप लोग कहाँ हो? सुनील क्या कर रहे हो? आप पढ़ नहीं रहे हो? जॉब पे ही ध्यान है क्या आपका? हमायरा आप कहाँ हो ये बताओ मुझे, आप कहीं दिख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में? एक क्वेश्चन भी आपने पूछा हो मुझसे, ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग मुझे ये बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है? कोई भी बात है आप मुझसे शेयर करो ना, हमारा ग्रुप भी है, उसमें बोलो कि मैम ये प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मैम मैं कैसे पढूं, कैसे टाइम टेबल बनाऊं, कितना पढूं, कुछ तो शेयर करो। आप लोग मुझसे शेयर ही नहीं करोगे तो फिर अब कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसे तो आगे नहीं बढ़ सकते ना हम लोग। या तो मैं बताती ना हूँ तो ठीक है कि मैम आप बताते नहीं हो, सब बता रही हूँ मैं आप लोगों को, इतना टाइम दे रही हूँ आप लोगों के साथ बात करती हूँ, इसीलिए करती हूँ, इंटरेक्शन बढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोई हिचक ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो कुछ भी पूछने में। कहाँ हो आप लोग? सुनील रिप्लाई दो, कहाँ हो आप? आप बिल्कुल क्लास में एक्टिव नहीं हो। मायरा आप भी बिल्कुल क्लास में एक्टिव नहीं हो। पंकज आप भी क्लास में बिल्कुल एक्टिव नहीं होते हो। ऐसे नहीं चलेगा, सबको क्लास में आगे आना है, सबको क्वेश्चंस करना है, सबको ही जेआरएफ करना है, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर है। समझ में आया? गॉट इट माई पॉइंट? कल मिलते हैं 10 बजे, ठीक है? एंड गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।